नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपके लिए हम लेकर आए हैं आज एक नया मॉडल पेपर। हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित है ये, जो रीट मुख्य परीक्षा को आधार मानकर ले रहे हैं। साथियों, ये जो रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है हिंदी की, तो उसमें इस मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन जो मिलने की संभावना रहेगी। तो इस क्वेश्चन पेपर को यानी इस मॉडल पेपर को आप अवश्य देखिएगा। इसमें 30 क्वेश्चन है और इनसे आपका आकलन भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है, कितनी है। तो इस प्रकार से आप इस मॉडल पेपर को देखकर आप अपने आकलन भी कर सकते हैं। तो साथियों, हम क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है विद्यालय शब्द में है। तो साथियों, हम कल की भांति यानी जो पहला मॉडल पेपर बनाया था उसी की भांति हम इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मैं भी पढ़ूँ ये क्वेश्चंस और आप भी पढ़ पाओ, और आपको समय मिलेगा आप इस क्वेश्चन के उत्तर दो, और फिर मैं आपको इसका उत्तर है मैं खुद दे दूंगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में है। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार की संधि है आप बताइए साथियों। तो साथियों, इसमें हो जाएगा विद्यालय में स्वर संधि। विद्याधन आलय, जो दीर्घ संधि है, स्वर संधि का भेद वो हो जाएगा। तो ये स्वर संधि हो गई। दूसरा ये क्वेश्चन है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो साथियों, पवन शब्द है, इसका संधि विच्छेद बताना आपको, बताइए। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पोधन अन। जो अयध्य संधि है ओ का औ हो जाएगा, इस प्रकार से पवन। ठीक है साथियों। आगे इसमें क्वेश्चन है हिंदी में वचन होते हैं। बताइए साथियों, कितने वचन होते हैं हिंदी में? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं। संस्कृत में अगर पूछा जाए तो 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में बात करें तो 2 ही वचन होते हैं। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है आगरा का बहुवचन होगा। तो साथियों, आगरा का बहुवचन बताइए। आगरे, आगरो, आगरे, या बहुवचन नहीं होगा? तो क्या होगा साथियों? तो साथियों, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा बहुवचन होगा ही नहीं है आगरा शब्द का। ठीक है। आगे क्वेश्चन है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो साथियों, क्या कहा जाता है जिनमें कोई प्रयोग नहीं होता, यानी प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता? उन शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है, या पदबंध कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? तो साथियों, अविकारी शब्द कहा जाता है, यानी प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। जो शब्द सही है उसका चयन करना है साथियों। तो वो कौन सा होगा? तृष्णा, 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 तृष्णा। कौन सा इसमें शुद्ध है? तो साथियों, जो शुद्ध है वो डी हो जाएगा, तृष्णा। आगे इसमें बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कवि शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसमें ए ऑप्शन तो मिटा हुआ ही है, आगे से आया हुआ है। तो क्या होगा साथियों, बताइए शुद्ध रूप कवि का? तो इसका हो जाएगा कवयित्री, ये सही हो जाएगा। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? संस्कृत कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं? तो साथियों, तत्सम कहलाते हैं। जो संस्कृत के शब्द बिना किसी परिवर्तन के सीधे ही प्रयुक्त होते हैं हिंदी में, वो तत्सम, और जिनको रूप बदल जाता है वो हिंदी हो जाती है, तो वो तद्भव। आगे इसमें है जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उस समास को, यानी वह कौन सा समास होता है, या उसको कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, प्रधान समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं? तो बताइए साथियों, कौन सा समास होगा? दोनों शब्द जहां पर प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। आगे इसमें क्वेश्चन है शुद्ध शब्द क्या होगा? तो साथियों, शुद्ध शब्द पूछा है उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये स वाला उज्ज्वल, फिर उज्ज्वल। कौन सा होगा शुद्ध शब्द?
तो साथियों इसका ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, उज्ज्वल, उद्धंज्वल। आगे इसमें अनुरक्त का विलोम शब्द होगा। अनुरक्त का विलोम शब्द कौन सा होगा साथियों बताइए? आरक्त होगा या विरक्त होगा, निरक्त होगा या आसक्त होगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त हो जाएगा। आगे इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्समय, यानी सभी शब्द तत्समय, ऐसा कौन सा समूह है? तो देखिए साथियों ABCD में से कौन सा है? तो साथियों इसमें ए हो जाएगा, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी तत्सम है। अब यहाँ पर देखो घोड़ा आ गया, ये तद्भव आ गया, ठीक है, मतलब सीधा ही एक निकालें, ठीक है। इसमें जैसे रानी, चाकू, ये सभी तत्सम है, तद्भव है ही, और यहाँ पे निष्ठुर, ये हाथी वगैरह आ गए, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सारे सारे तत्सम है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये संस्कृत के शब्द है, तो ये तत्सम हो गया। आगे इसमें क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो साथियों जो कु उपसर्ग नहीं है वो शब्द बताना है। तो साथियों ये हो जाएगा कुशल, इसमें कु उपसर्ग नहीं है, और बाकी में सभी में कु उपसर्ग है। ये तो खुद एक शब्द है इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। फिर आगे इसमें देखते हैं, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है बताओ साथियों? ए, ब, स, द, कौन सा होगा इसमें ABCD में? तो इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग है ये पुजारिन में हुआ है, ठीक है साथियों। आगे क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध करे उसे कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं? तो साथियों बताओ, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या अव्ययभाव समास, या द्विगु समास? तो साथियों ये द्विगु हो जाएगा, संख्यावाची द्विगु। आगे द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास किसमें? लंबोदर है, अंधकूप है, नर नारी है, शरणागत है। तो साथियों द्वंद्व समास बताना है तो ये हो जाएगा नर और नारी, और का प्रयोग हो रहा है नर और नारी, इसलिए द्वंद्व समास। आगे इसमें क्वेश्चन है, नगर में रहने वाला को कहा जाता है, नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? शहरी, नागर, नगर वधु, नौकर, क्या कहा जाता है साथियों बताइए? उसको नागर कहा जाता है, नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? शेषव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक, किसमें नहीं है जातिवाचक संज्ञा? तो साथियों जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो है ये शेषव, ये हो जाएगा इसका, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे ये है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो साथियों संप्रदान कारक बताना है चतुर्थी विभक्ति वाला। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो साथियों बताओ कौन सा है इसमें? तो साथियों इसमें सी हो जाएगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। साथियों दान देने के अर्थ में हमेशा तृतीय यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है दान देने के अर्थ में, लेकिन वो ही दान न होकर एक वस्तु होती है जो हम देकर वापस लेते हैं, तो वो फिर अलग विभक्ति में हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दान दिया है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो ये दान में आ गया, तो ये चतुर्थी विभक्ति में गिना जाएगा, यानी संप्रदान कारक। आगे इसमें क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, तो वह कौन सा सर्वनाम है साथियों बताइए? तो साथियों वह जो सर्वनाम है वह निजवाचक सर्वनाम है, वह स्वतः ही जान जाएगा, स्वयं के लिए कहा है, यानी वह स्वतः ही जान जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। फिर आगे क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है? जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है
रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो साथियों बताओ कौन सा होगा। तो साथियों ये हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये संयुक्त वाक्य है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो साथियों बताओ सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो कौन सा होगा साथियों इसमें। तो साथियों इसमें ये हो जाएगा डी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, ये सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। फिर आगे क्वेश्चन है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो साथियों उद्देश्य बताना है। तो साथियों उद्देश्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोहन हो जाएगा, यानी कर्ता को ही तो उद्देश्य कहा जाता है और विधेय है वो बाकी कर्म क्रिया में आ ही जाता है। तो उद्देश्य पूछा है, यहाँ पे उद्देश्य कर्ता हो गया तो मोहन हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य बताना है साथियों। वर्षा हो रही है, सुधीर पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, मैं सुना है कि निन्ना पास हो गई है, मैंने सुना है कि निन्ना पास हो गई है। तो साथियों मिश्रित वाक्य बताना है। तो मिश्रित वाक्य में हो जाएगा मैंने सुना है कि निन्ना पास हो गई, और ऊपर वाला मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये तो संयुक्त में आ गया और ये दोनों सामान्य है ही। फिर ये मैंने सुना है कि, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया, दो वाक्य जुड़े हैं की के आधार पर। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी उदाहरण के संबंध में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बताना है साथियों। विस्मयवाचक होता है, या अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है, या प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, या निर्देशक चिन्ह होता है। कौन सा होता है साथियों बताइए। तो साथियों ये होगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। आगे इसमें क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है तो कौन सा है। जो पत्र आज आया है कहाँ 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 है। इनमें सभी में कुछ पहचान यानी विराम चिन्ह दिए हुए हैं, तो बताना है साथियों कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो साथियों इसमें आ जाएगा ए, जो पत्र आज आया है कहाँ है। ये पहले तो कोमा आ गई और उसके बाद ये कहाँ है जो प्रश्नवाचक होता है ये आ गया। आगे क्वेश्चन है इसमें, शेर को सामने देखकर आगे रिक्त स्थान। यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा, यानी कौन सा इसमें मुहावरा लगेगा कि यह वाक्य पूर्ण हो जाएगा। शेर को सामने देखकर, अब आगे इसमें मुहावरे हैं। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। तो साथियों बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्राण सूख गए, क्योंकि शेर को देखकर प्राण सूख जाते हैं। तो शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, इस प्रकार से ये वाक्य बना है। फिर आगे इसमें सही मुहावरा बताना है। तो नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। तो हमने बहुत बार ये मुहावरा पढ़ा भी है, तो बताइए साथियों कौन सा होगा इसका सही मुहावरा। तो साथियों इसमें हो जाएगा सी, आंखों में धूल झोंकना। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है, हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ बताइए। हाथ न आना, पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। तो कौन सा होगा साथियों बताइए। तो इसका हो जाएगा पकड़ में न आना, यानी पकड़ में न आना ही हाथ न आना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। फिर आगे क्वेश्चन है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। सिर फिर जाने का क्या अभिप्राय है साथियों। चक्कर आ जाना, अहंकार हो जाना, सिर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सिर फिर जाना क्या अर्थ होगा साथियों बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा अहंकार, अहंकारी हो जाना, सिर फिर जाना। तो साथियों, हमने जो ये हिंदी से बनने वाले क्वेश्चंस हैं जो रीट मुख्य परीक्षा में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इन क्वेश्चनों को हमने हल किया है और ये सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है, कहीं भी कोई गलती गुंजाइश नहीं है। तो साथियों, इसी प्रकार हम आगे भी वीडियो में जो ये हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी से संबंधित, जो रीट मुख्य परीक्षा को आधार मानते हुए, इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग प्रकार की, उन प्लेलिस्ट में जाकर या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रत्येक वीडियो की, तो उनमें जाकर आप अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हैं जो आपको रुचिकर लगे, जिसकी आवश्यकता है। तो साथियों, इसी प्रकार आप बने रहिए हमारे साथ और आगे जो वीडियो डाले जाएं तो उनको भी आप देखते रहिए। तो मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।